विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमें पाचन की क्रियाविधि का जो थर्ड स्टेप है, तीसरा चरण, उसकी बात करते हैं। इससे पहले हमने जो पाचन की क्रियाविधि पढ़ी थी उसमें हमने पहला चरण पढ़ा था अंतःग्रहण, यानी भोजन को मुख गुहा में लिया। उसके बाद में भोजन का मुख गुहा से लेकर छोटी आंत के इलियम तक लगातार पाचन होता रहा, अर्थात भोजन का पूरी तरह से इलियम तक भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और उसी के साथ जब भोजन का पाचन हो रहा होता है तो भोजन का अवशोषण भी शुरू हो जाता है। तो तीसरा जो चरण है, महत्वपूर्ण चरण, वो है भोजन का अवशोषण। अब ये जो भोजन का अवशोषण है, ये अवशोषित होकर हमारे रक्त में या जो लसिका होता है उसमें जाकर स्थानांतरित होता है या पहुंच जाता है। तो ये भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से याद रखिएगा, जो हमारी छोटी आंत का जो इलियम है, तीसरा पार्ट है छोटी आंत का, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भोजन का अवशोषण होता है और यही मुख्य रूप से हमारे भोजन का अवशोषण करता है। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी विलाई, माइक्रोविलाई और फोल्ड होते हैं। उसके कारण से कायल जो है भोजन तरल के रूप में पाया जाता है और वो धीरे धीरे उन फोल्ड से खिसकता जाता है और भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा आमाशय है, स्टोमक, वो भी कुछ पदार्थों का अवशोषण कर सकता है और अतिशीघ्र उनको अपने रक्त में मिला देता है। जैसे वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ हैं, उनको वो अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा कुछ एल्कोहल है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल से एथेनॉल वगैरह है या मेथेनॉल है, तो उनका ये अवशोषण कर लेता है। इसके अलावा जो हम ड्रग्स लेते हैं, कोई दवाई या टेबलेट्स लेते हैं, उस टेबलेट्स का जैसे आमाशय में जाती है वो घुलकर आमाशय की द्वारा ही अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में पहुंच जाती है। और कुछ जो सिंपल शर्कराएँ होती है, सरल शर्कराएँ, उनका अवशोषण भी आमाशय कर सकता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी आंत है, वो हमारे भोजन का अवशोषण तो नहीं करती है, क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई विलाई जैसी कोई संरचनाएं नहीं होती है, हमने इस पढ़ा था। जबकि इसमें मुख्य रूप से H2O का यानी पानी का सर्वाधिक अवशोषण होता है। यानी बड़ी आंत है वो मुख्यतः पानी का, और कुछ जो आयन होते हैं जैसे सोडियम और क्लोराइड्स, उन सोडियम और क्लोराइड्स का ये मुख्य रूप से अवशोषण करती है। तो याद रखने वाली बात है कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। आमाशय एल्कोहल का, कुछ दवाओं का या कुछ सरल पदार्थों का अवशोषण कर सकता है। बड़ी आंत मुख्यतः पानी का और कुछ विशेष खनिज लवण जैसे सोडियम और क्लोराइड्स का मुख्यतः अवशोषण करती है। अब आते आते कि जो पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद बने वो कौन कौन से हैं, और उनका ही हमारे रक्त के या लसिका द्वारा अवशोषण होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब कार्बोहाइड्रेट, ये इसकी छोटो जो मोनोसेकेराइड जो इकाइयाँ होती है, मोनोसेकेराइड, उनमें जब ये बदल जाता है अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तो हम कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन हो चुका है। तो ये फिर अवशोषण लायक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन है, एक बड़ा अणु है, वृद्ध अणु है। ये प्रोटीन को हमने पेप्टोन्स, फिर प्रोटीओजेज, फिर ओलिकोपेप्टाइड्स, फिर डाईपेप्टाइड्स, फिर अमीनो अम्ल में इसको कन्वर्ट किया था। तो ये जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाती है तो हम कहते हैं कि अमीनो अम्ल, प्रोटीन का पाचन हो चुका है और अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का अवशोषण किया जाएगा। और जितने भी वसाएं हैं वो अंत में पचित होकर फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाती है। तो इनका अवशोषण हमारा शरीर है वो कर सकता है। अगर अवशोषण होता क्या है, तो हमें ये कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन के जो अवयव है, अब अवयव कौन से हैं, ये जो ऊपर वाले अवयव हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सभी अवयवों का जितने भी विटामिन है उनका, जितने भी लवण जो आयन है और पानी का, इनकी जो हमारे आंत की जो उपकला है, जो उपकला कोशिकाएं होती है, वो जिसमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा करेगी इलियम की उपकला, उसकी जो कोशिकाएं हैं उसके माध्यम से ये अवशोषित होकर हमारे ब्लड या लिम्फ, जिसको लसिका कहते हैं, में स्थानांतरण को ही अवशोषण कहते हैं। यानी हमारी जो आंत
के अंदर जो इतने भी भोजन अवयव है, विटामिन है, खनिज लवण है और पानी है, उसका अवशोषण करके हमारे रक्त में या लसिका में मिलाने की या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो भोजन, आयन या विटामिन को अवशोषण हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में या लिम्फ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण है वो इलियम में होता है। उसका कारण क्या है कि इलियम में फोल्ड वलन पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती है और माइक्रोविलाई पाई जाती है। इसकी उपस्थिति से क्या होता है कि इसका अवशोषणकारी सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ये इस तरह से फोल्ड नुमा माइक्रोविलाई विलाई है, तो जब तरल बहता हुआ कायल आएगा तो इस तरह से ये इसका जो गड्ढा है, ये ग्रत ये भरेगी, फिर ये भरकर इस तरह से इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ये जो कायल है भोजन का तरल रूप ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बहुत अधिक समय मिल जाएगा हमारे आंत को कि वो अधिक से अधिक भोजन का अवशोषण कर सके। तो इलियम में माइक्रोविलाई, फोल्ड और विलाई होने के कारण इसका अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है और माइक्रोविलाई से म्यूकोसा ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और ब्रूस बॉर्डर है वो हमारे अवशोषण को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे ये एक अपन वलन या माइक्रोविलाई की बात करें और इसके अंदर एक लसिका केशिका होती है जिसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। तो इस तरह से ये जो बहुत सारे ऐसे फोल्ड और माइक्रोविलाई होते हैं जो कि अवशोषणकारी क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन को अधिक समय मिल जाता है अवशोषण करने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि हमारी अगर आंत इस तरह से सपाट होती तो क्या होता, तो ये अगर सपाट होती तो ये स्थिति आ सकती थी। देखो इस तरह से हमारी आंत होती है, तो अगर ये इस तरह से ना होकर सपाट होती तो जो कायल है वो फटाफट बह के आगे निकल जाता, तो आंत को भोजन को अवशोषित करने के में बहुत कम समय मिलता, जिससे भोजन है वो कम अवशोषित होता और अवशोषित होने वाला उपयोगी भोजन भी आगे है वो बड़े आंत में जाकर मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता, जो वो शरीर के कोई काम नहीं आता। इसलिए होता क्या है कि हमारे आंत में फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं। तो इस तरह से ये भोजन आएगा, इन गड्ढों में गर्तों में भरेगा और जिनको लिबर कुन की अपन दरारें कह रहे हैं, तो इनमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जिससे पर्याप्त समय मिल जाता है आंत को, इलियम को अवशोषण करने के लिए। बात यह आती है कि अवशोषण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार है। तो दो ही तरह के हैं, एक तो निष्क्रिय रूप से होता है और एक सक्रिय रूप से होता है। तो निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण क्या होता है, तो निष्क्रिय अवशोषण में देखिए कि हम किसी भी तरह की हमारी जो आंतें होती है या हमारा जो शरीर है उसको ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, निष्क्रिय रूप से ही भोजन का अवशोषण हो जाता है और ये होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निष्क्रिय अवशोषण जिसको विसरण के रूप में होता है, जिसमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार बिना ऊर्जा खर्च किए ही हो जाता है। तो सांद्रता प्रवणता का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो हम ये जानते हैं कि अधिक सांद्रता होगी तो कोई भी पदार्थ है वो अपनी कम सांद्रता की ओर अपने आप चला जाएगा, तो वो एक साधारण विसरण होता है, इसमें ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो निष्क्रिय रहती है हमारी आंतें या हमारी कोशिकाएं। तो जब भोज्य पदार्थों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है, अर्थात इसमें कोई ऊर्जा की खर्च की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार के अवशोषण को निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थों का अवशोषण निष्क्रिय विधि से होता है, जैसे फ्रक्टोज है या मेनोज है या कोई पेंटोस शुगर्स है, या जो अमीनोमल्स में जो डी अमीनोमल्स होते हैं, राइट हैंडेड अमीनोमल, उनका अवशोषण इस विधि से किया जाता है। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण है वो शरीर है वो ऊर्जा खर्च करके करता है, तो हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, हमारी आंत की जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय रहती है, एक्टिव रहेगी। अब सक्रिय रहेगी तो उनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कब होता है कि जब कोई भोज्य पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत शरीर अवशोषित करता है, अर्थात शरीर में ऑलरेडी अधिक सांद्रता है फिर भी उसको कम सांद्रता से उसको और खींचना है, तो इसकी स्थिति ये होती है कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध या विपरीत किया जाता है। तो विपरीत अगर सांद्रता प्रवणता के विपरीत अब भोजन को अवशोषित करेंगे तो हमें ऊर्जा खर्च करनी
पड़ेगी तो इसमें ऊर्जा खर्च हो जाती है। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जैसे शरीर में ब्लड के अंदर ऑलरेडी उपस्थित है, फिर भी शरीर उसको अगर लेता है तो वहाँ पर सक्रिय अवशोषण किया जाएगा। तो ग्लूकोज मुख्यतः सक्रिय अवशोषण से, इसके अलावा जो एल अमीनोमल्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं, केवल एल अमीनोमल ही प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। तो ये एल अमीनोमल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और जो सोडियम आयंस होते हैं वो सक्रिय विधि से ही अवशोषित होते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज अमीनोमल, वो भी कौन से अमीनोमल, एल अमीनोमल, इसके अलावा गैलेक्टोज और सोडियम आयन, ये कोशिकाएं ऊर्जा खर्च करके ही इनको अवशोषित कर पाती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब अवशोषण होता है छोटी आंत में तो स्थिति ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये एक छोटी आंत है हमारी और इसके अंदर ये माइक्रोविलाई और विलाई है। तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले जो छोटी आंत की उपकला कोशिकाएं हैं, जो उसके अंदर सोडियम आयन होते हैं, उन सोडियम आयन को बाहर भेज दिया जाता है और बाहर भेजने में ऊर्जा खर्च होती है। तो इसको ऊर्जा खर्च करके इस सोडियम को बाहर निकाल दिया जाएगा, सब सोडियम को। अब क्या होगा, अगर इस सोडियम को ये माइक्रोविलाई या उपकला कोशिकाएं बाहर निकाल देगी तो अंदर इसकी कमी हो जाती है सोडियम की, तो वापस इसको अंदर लाना पड़ेगा। तो बाहर निकला हुआ जो सोडियम आयन है वो वापस आएगा। तो वापस आते समय ये किसी भोज्य पदार्थ को, जैसे सोडियम है वो ग्लूकोज को, या ये जो सोडियम है ये किसी अमीनोमल को, और वो भी कौन सा अमीनोमल, जैसे एल अमीनोमल है, उसको आते हुए साथ लेके आता है। और इस कार्य में यहाँ पर एक प्रोटीन इनकी मदद करती है जो एक वाहक का काम करेगी, वाहक प्रोटीन होगी वो। तो वाहक प्रोटीन के साथ मिलकर सोडियम ग्लूकोज या अमीनोमल को वापस आते समय साथ लेके आता है। तो इस प्रकार की जो परिवहन है, इस परिवहन को हम कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं सोडियम सह अभिगमन, सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया। तो जो सक्रिय अवशोषण होता है वो सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब ये है कि इसमें सोडियम आयन अपनी भूमिका निभाता है, और सह यानी साथ, और अभिगमन का मतलब होता है ट्रांसफर या उसको परिवर्तित करना। तो सोडियम के साथ जो भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन होता है। तो क्या होगा इसमें सोडियम सह अभिगमन में, कि सबसे पहले जो हमारी छोटे आंत की जो माइक्रोविलाई और विलाई की जो उपकला कोशिकाएं हैं वो सोडियम आयन को ऊर्जा खर्च करके बाहर निकाल देगी, अर्थात कायल में भेज देगी। ये भोजन है, यहाँ पर है कायल है, ये कायल भरा है हमारी आंत के अंदर, तो उस कायल में भेज दिया। अब यहाँ पर अंदर की तरफ है वो सोडियम आयन की सांद्रता कम हो गई, तो ये सोडियम आयन वापस अंदर आएगा। अब वापस अंदर आते समय ये इन भोज्य पदार्थों को, अर्थात ग्लूकोज और जो एल अमीनोमल होते हैं, इनको वापस आते समय अपने साथ लेके आता है। और इस कार्य में इसकी एक प्रोटीन मदद करती है जिसको वाहक प्रोटीन कहा जाता है। तो इस तरह से फिर से सोडियम आयन को बाहर भेजा जाता है, फिर ग्लूकोज आता है, फिर सोडियम आयन भेजा, कभी इसके पास अमीनोमल आ गया, फिर सोडियम को बाहर भेज दिया, फिर ये ग्लूकोज को लेके आ गया, फिर भेज दिया, फिर किसी अमीनोमल को लेके आ गया। तो इस तरह से ग्लूकोज और अमीनोमल है वो हमारी कोशिका उपकला जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उनका अवशोषण हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ये सक्रिय विधि का एक सोडियम सहविगमन प्रक्रिया होती है। तो इसको अपन देख लेते हैं कि जैसे हमने एक चित्र बना के दिया है कि ये एक माइक्रोविलाई है, इसकी सोडियम आयन को बाहर भेज दिया गया और वापस आते समय जो सोडियम आयन है वो ग्लूकोज के या अमीनोमल के साथ आता है, और यहाँ पर एक वाहक प्रोटीन इसकी मदद करती है। ये है वो अंदर लाकर इस ग्लूकोज के अमीनोमल को छोड़ देता है और फिर से सोडियम आयन को बाहर निकाला जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो इसमें होगा क्या, इसको पढ़ के हम देख लेते हैं कि ये सक्रिय अभिगमन जो होता है उसमें आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो सोडियम सहविगमन द्वारा प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, सोडियम तथा भोज्य पदार्थ एक साथ अवशोषित होते हैं। इसके लिए क्या होता है, सोडियम आयनों का उपकला कोशिकाओं से बाहर सक्रिय अभिगमन पहले हो जाता है,
अर्थात सोडियम जो आयन होते हैं उनको उपकला कोशिका से ऊर्जा खर्च करके पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो इनको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। तो सोडियम के जो आयन है वो बाहर जाने से कोशिका के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। अब क्या होगा, इसलिए सुगमीकृत विसरण की प्रक्रिया। अब क्या होगा कि कमी हो गई तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सोडियम आयन वापस आएगा, तो इसको अपन कहेंगे सुगमीकृत विसरण। तो विसरण की जो सामान्य प्रक्रिया है अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो इस प्रक्रिया द्वारा आंत की गुहा से सोडियम आयन है वो उपकला कोशिका में पुनः परिवर्तित होता है या पुनः आएगा अंदर की तरफ। इस प्रक्रिया में एक परिवहन प्रोटीन जिसको मोटर या वाहक प्रोटीन कहते हैं, और सोडियम और जो भोज्य पदार्थ कौन सा, जैसे ग्लूकोज और जो एल अमीनोम्स होते हैं वो इसके साथ जोड़कर इनका परिवहन करती है। अर्थात सोडियम आयन के साथ ये भोज्य पदार्थ ग्लूकोज और एल अमीनोम्स होते हैं, ये साथ में जुड़कर अंदर आते रहते हैं। इसमें एक वाहक प्रोटीन की मदद करती रहती है। फिर से सोडियम आयन को बाहर भेज दिया जाएगा, फिर ये जोड़ के लेके आएंगे। जब दोनों पदार्थ परिवहन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण सेल के भीतर आ जाते हैं, और इस प्रकार सोडियम जैसे ग्लूकोज के साथ या सोडियम अमीनो अम्ल के साथ जुड़कर परिवहन करते रहते हैं। इसे ही सोडियम सहविगमन कहते हैं। तो जैसे ही सोडियम भोज्य पदार्थ के साथ और परिवहन प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर एक विद्युत रासायनिक प्रवणता स्थापित हो जाती है, और उसके कारण से सोडियम आयन है वो आराम से सेल के अंदर प्रवेश करता है और साथ में भोज्य पदार्थों को अंदर लेके आ जाता है। मतलब ये समझिए कि सोडियम आयन है वो ग्लूकोज और एल अमीनो अम्ल को कोशिका में अवशोषित करने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से इसका अवशोषण होगा सक्रिय अभिगमन द्वारा। तो सक्रिय अभिगमन अर्थात सोडियम जो सहअभिगमन है वो एक सक्रिय विधि का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वसा का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट का और कुछ प्रोटीन का पढ़ लिया। अब तीसरा बच गया वसा। हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल है उनको तो पढ़ लिया। अब ये तीसरी बच जाती है वसा का अवशोषण आखिर किस प्रकार से होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वसा जब किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो वसा है वो वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें ये आसानी से अवशोषित हो सकते हैं। इसके अलावा मोनो जो ग्लिसराइड होते हैं उसके रूप में भी वसा अवशोषित हो सकती है। इसका एक व्युत्पन्न रूप है कोलेस्ट्रॉल, उस कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी वसा का अवशोषण हो सकता है। तो ये कुछ इसके रूप है, इस रूपों में वसा का अवशोषण आराम से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वसा का जो अवशोषण है वो फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल के रूप में, मोनोग्लिसराइड जिसमें एक तो वसीय अम्ल होता है और एक ग्लिसरॉल होता है, तो उसके रूप में भी इसका अवशोषण हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल के रूप में इसका अवशोषण विसरण के द्वारा लसिका में होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बिना लसिका के वसा का अवशोषण नहीं हो सकता। वसा के अवशोषण के में लसिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लसिका के द्वारा ही वसा का अवशोषण किया जाएगा। अब जो पीत जो लवण होते हैं वो पीत लवण इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वसा के अवशोषण करने में। तो होता क्या है कि जो मान लीजिए एक ये वसा का अणु है, तो इस वसा के अणु के इसमें जैसे कोई ये वसीय अम्ल हो सकता है या ग्लिसरॉल हो सकता है या मोनोग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो इसके चारों ओर ये पीत लवण आके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ये पीत लवण है वो माइक्रोविलाई और विलाई के पास जाता है, जैसे इसके नज़दीक गया, ये जैसे ये तो है वसा और ये सारे पीत लवण है, तो ये जो संरचना बनी इस वसा के बूंद को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, तो इस संरचना को हम कहेंगे मिसेल। तो जैसे ये मिसेल है वो माइक्रोविलाई विलाई के पास जाती है, इसके समीप जाती है, तो ये माइक्रोविलाई इस वसा की बूंद को अंदर ले लेती है। अर्थात ये वसा की जो फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल है या मोनोसेकेराइड है, ग्लिसराइड, इसको ये उपकला कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया। ये जैसे ही मिसेल
माइक्रोविलाई के पास जाती है, ये वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड ये उपकला कोशिका में प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी ये वसीय पदार्थ ही है, तो जैसे ही इस कोशिका में घुसेगा तो यहाँ पर होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम कहते हैं SER। तो ये यहाँ पर इसको एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मिल गई, तो ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ पर क्या होगा, इस चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में इसके चारों ओर एक प्रोटीन की परत चढ़ जाएगी, इसके चारों ओर इस तरह से प्रोटीन की परत चढ़ जाती है। और प्रोटीन की परत जब इस पर चढ़ जाती है तो ये जो संरचना बनती है लिपोप्रोटीन की जैसी संरचना बनी, ये लिपिड तो है ही, और इसके चारों ओर प्रोटीन की परत और बन गई, तो अभी इसको हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन, इसको हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। तो ये जैसे काइलोमाइक्रोन बन जाता है, काइलोमाइक्रोन है वो इस तरह से फिर जो ये उपकला कोशिकाएं हैं इसकी झिल्ली से एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकल गया मान लीजिए, और यहाँ पर होती है लसिका केशिका, उस लसिका केशिका में ये प्रवेश कर जाता है। तो ये जो लसिका केशिका है इसमें लसिका भरा हुआ है, इस लसिका केशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और लसिका के अंदर ये चला जाता है और इसका परिवहन है फिर लसिका से रक्त में कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो काइलोमाइक्रोन बना ये इस तरह से वापस लसिका कोशिका में पहुंचकर रक्त में चला जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक तो होता है ये जो काइलोमाइक्रोन बना है, इस काइलोमाइक्रोन में होगा क्या कि जैसे ये वसीय पदार्थ है ना, इसके साथ और भी कई वसीय पदार्थ आकर अटैच हो जाते हैं। तो ये जैसे मोनोग्लिसराइड है तो ट्राईग्लिसराइड जैसी भी संरचना बन जाती है। तो मोनोग्लिसराइड है या ग्लिसरॉल है वसीय अम्ल है, तो इसमें और वसीय अम्ल के घटक जुड़कर ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा, ये ट्राईग्लिसराइड। और ट्राईग्लिसराइड का मतलब होता है एक ग्लिसरॉल का अणु होता है और 3 वसीय अम्ल के अणु और जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर एक वसीय अम्ल है तो उसमें ग्लिसरॉल जुड़ जाएगा, अगर एक ग्लिसरॉल है तो उसके साथ 3 वसीय अम्ल और दो और जुड़ जाएंगे, मोनोग्लिसराइड है तो इस तरह ट्राईग्लिसराइड बन जाते हैं। ये जो ट्राईग्लिसराइड है इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाएगा, तब हम इसको काइलोमाइक्रोन कह देंगे। कहने का मतलब ये है कि वसा का अवशोषण फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। वसा के साथ पीत लवण जटिल रचनाएं बनाता है जिसको अपन मिसेल कहते हैं, और एक कायल में विलय रहती है। हमने कहा कि ये कायल के अंदर पड़ी हुई है। मिसेल के केंद्र में फैटी एसिड हो सकता है या मोनोग्लिसराइड हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके चारों ओर पीत लवण एकत्रित हो जाते हैं और मिसेल जैसे ही माइक्रोविलाइस के पास जाता है तो वसा का कण है वो मिसेल से निकलकर उपकला कोशिका में विस्तृत हो जाता है, अर्थात उपकला कोशिका के अंदर घुस गया। तो वहाँ पर क्या होगा, ये और पीत लवण पीछे कायम में रह जाते हैं, और ये बाकी जो पीत लवण है ये तो कायम में कायल में रह जाएंगे, बाकी ये वसीय जो बूंद है ये उपकला कोशिका के अंदर पहुँच जाएगा। अब उपकला कोशिका में जो फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड गया है वो SER अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश करके नई ट्राईग्लिसराइड संश्लेषित करता है। ट्राईग्लिसराइड का मतलब है जैसे मान लीजिए मोनोग्लिसराइड है, मोनोग्लिसराइड का मतलब एक ग्लिसरॉल है और एक ही वसीय अम्ल है, तो ये एक मोनोग्लिसराइड है। इसके साथ साथ फिर 2 और वसीय अम्ल अटैच हो जाते हैं, तो 2 और वसीय अम्ल जुड़ जाते हैं क्योंकि वसीय अम्ल यहाँ पाए जाते हैं SER में, इसका संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर जो 2 और जुड़ गए तो 3 वसीय अम्ल जुड़ गए तो बन गया ट्राईग्लिसराइड। तो ये ट्राईग्लिसराइड बन गया। अब ये जो ट्राईग्लिसराइड है इस अणुओं के चारों ओर प्रोटीन घेर लेती है, अर्थात इसके चारों ओर प्रोटीन भी जम जाती है, और जो ये संरचना बनी अर्थात बीच में तो लिपिड और बाहर की तरफ प्रोटीन, तो जो लिपोप्रोटीन की संरचना बनी उन गोलिकाओं को या संरचना को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। तो इसको काइलोमाइक्रोन हमने कह दिया। तो अब ये जो काइलोमाइक्रोन बनी मतलब काइलोमाइक्रोन का मतलब है इसमें ट्राईग्लिसराइड है और बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें हुआ क्या आखिर। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है ये क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा
बाहर निकल जाता है और फिर लसिका कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जैसे इस तरह से हम इसको समझें कि ये यहाँ पर वसा का मिसेल बना, ये बना मिसेल, और जैसे ये माइक्रोविलाई के पास आया, ये वसा की जो वसी अम्ल था या ग्लिसरॉल था, ये तो अंदर घुस गए उपकला कोशिका के, और जो पीत लवण है वो कायल के अंदर रह गए। यहाँ पर कौन है? कायल, इस कायल में रह गए। अब ये एसईआर के अंदर घुस गए, एसईआर में इसमें वसी अम्ल और जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड बन गया और इसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण चढ़ गया। इस रचना को कह देंगे अपन काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन है, इस उपकला कोशिका से एक्सोसाइटिस के द्वारा बाहर निकलकर लसिका जो केशिका है, जिसको लेक्टियल भी कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर अंत में ब्लड के अंदर या रुधिर के अंदर जाकर मिल जाता है और वहाँ पर इसका विघटन करके वापस इसको फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। तो होगा क्या कि काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकलकर लसिका केशिका में आया, जिसको हमने लेक्टियल कह रहे हैं। तो लसिका केशिका से लसिका तंत्र में चला जाएगा, लसिका तंत्र से फिर शिरा के द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है। और रुधिर में क्या होता है कि लाइपेज एंजाइम होता है, वो लाइपेज एंजाइम इसे वापस फैटी एसिड में यानी वसी अम्ल में और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है और इसका फिर विघटन करके या इसका हम काम में लेंगे। ये जैसे काइलोमाइक्रोन है, तो इसमें क्या हुआ कि एक सिंपल कोई भी मान लीजिए एक वसी अम्ल या ग्लिसरॉल था, तो उसमें बहुत सारे और वसी अम्ल जुड़कर ट्राइग्लिसराइड की संरचना बन गई, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का अणु भी हो सकता है, फॉस्फोलिपिड के अणु भी हो सकते हैं, और इसके चारों ओर ये जो प्रोटीन की परत के आवरण चढ़ गए हैं, क्या आवरण है? ये प्रोटीन के आवरण चढ़ गए हैं, तो इसको हम कह देंगे काइलोमाइक्रोन, जो कि ये वसीय अम्लों को, मोनोग्लिसराइड को या कोलेस्ट्रॉल यथार्थ वसा के अवशोषण में काइलोमाइक्रोन है वो एक भूमिका निभाता है, एक बीज का एक घटक है। उसी काइलोमाइक्रोन जब बनता है तभी इसका अवशोषण होगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, ये इस तरह से काइलो वसा का अवशोषण होता है, जैसे लसिका केशिका। तो ये जो है ये लेक्टियल का मतलब हो गया लसिका केशिका है ये, तो इस तरह से इसके अंदर अवशोषण हो गया। कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं हम कि विटामिन का, अब बात है हमने कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कर लिया, प्रोटीन का कर लिया और वसा का भी कर लिया। अब हम पढ़ते हैं विटामिन जो बच गए। तो विटामिन का अवशोषण है वो जैसे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स होगा सारा, B1 B2 B3 B5, और जो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है उसका अवशोषण विषण के द्वारा होता है, और विषण का द्वारा मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। लेकिन जो विटामिन B12 है उसका अवशोषण कौन करेगा? तो उसका अवशोषण एक फैक्टर के द्वारा होगा, केसले इंटरसिंक फैक्टर। तो हमने ये पहले पढ़ा था, इसका सिक्रेशन किसने किया? तो जो ऑक्सिंटिक सेल होती है हमारे आमाशय में, ऑक्सिंटिक सेल, उस ऑक्सिंटिक सेल ने केसले इंटरसिंक फैक्टर का स्राव किया था, ये हमने पढ़ा था। और ये जो केसले इंटरसिंक फैक्टर है ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि विटामिन B12 है वो केसले इंटरसिंक फैक्टर के द्वारा ही अवशोषित होता है। इसके अलावा जो AD के बच गए, ये ADE के विटामिन होते हैं, वे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये वसा में घुलनशील है, वसा से स्नेह रखते हैं, तो इनके अवशोषण में पीत लवण जरूर मदद करेंगे। तो पीत लवणों की सहायता से जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका अवशोषण किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। अब विटामिन का अवशोषण भी हो गया, अब बचता है पानी। तो जो जल है उस जल का अवशोषण ईलियम तो करती है, इस जैसे 15 से 20 लीटर पर डे के हिसाब से ये कर सकती है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मुख्य रूप, इस लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम है जल का अवशोषण करना। तो ये अवशोषित होता रहता है, फिर यहाँ से इसके अंदर आता रहता है, फिर अवशोषित होता रहता है। तो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन मुख्यतः हमारे पानी का अवशोषण करते हैं। अब रह गए खनिज तत्व, खनिज लवण जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है? जो लोहा होता है Fe, उसका अवशोषण हमारी छोटी आंत के जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है डुडेनम ग्रेनी, उसी में हो जाता है। ये देखा गया है कि लोहा या Fe का अवशोषण है वो छोटी आंत के ग्रेनी में ही किया जाता है।
इसके अलावा जो कैल्शियम आयन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो बाइकार्बोनेट जैसे हमारे लार में भी होते हैं, तो पीत लवण में भी होते हैं, तो पीत रस में भी होते हैं, तो गनासी रस में भी होते हैं। तो अर्थात इनका जो अवशोषण है वो पूरी आंत में किया जाता है। इस तरह से आप याद रख लेना कि कैल्शियम और बाइकार्बोनेट का अवशोषण पूरी आंत ही करती रहती है। तो हमने ये पढ़ा था कि सोडियम जो क्लोराइड होते हैं उनका अवशोषण मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस प्रकार से होता है, वसा का अवशोषण किस प्रकार से होता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो ये हमने और पानी का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो हमने ये पढ़ा इस वीडियो में, ये पढ़ा है। तो मुख्यतः आप इस तरह से ध्यान रख लेना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो ग्लूकोज मेन जो है ग्लूकोज, ये जैसे सक्रिय विधि द्वारा होता है, और हमने इसको एक विधि पढ़ी है सोडियम सह अभिगमन विधि, और इसके अलावा जो एल अमीनोमल्स होते हैं उस ये मेन चीज़ है अपने पास। इसके अलावा जो वसा का अवशोषण हुआ वो वसा के अवशोषण है वो लसिका के माध्यम से हुआ, लसिका के माध्यम से होता है। और इसमें एक संरचना बनी जिसको हमने कहा काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, काइलो का मतलब कायल हो गया, तो ये एक संरचना बनी काइलोमाइक्रोन के माध्यम से लसिका के द्वारा यह वसा का अवशोषण होता है। और इसमें कौन मदद करेंगे, जो पीत रस के जो पीत लवण होते हैं वो इसका मदद कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये अपने जो अमीनो अम्ल ये हो गए। इसके अलावा ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और जो डी अमीनो अम्ल है उनका अवशोषण है वो निष्क्रिय विधि से किया जाता है, ज़्यादातर का निष्क्रिय विधि से होता है। इसके अलावा हमने वसा के अंदर, वसा में घुलनशील विटामिन, और इसको याद कर लेना आप ADEK, या इसको इस तरह से याद रखना ADK, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इनमें भी पीत लवण है वो मदद करते हैं, पीत लवण इसकी मदद कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जबकि विटामिन B12 की मदद कौन करेगा, केसले इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके माध्यम से होगा, ये केसले इंट्रिंसिक माध्यम से किया जाएगा। और जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C बच गए वो सामान्यतः विसरण के द्वारा अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही इनका विसरण हो जाता है, इनका अवशोषण हो जाता है। जबकि हमने भोजन का अवशोषण पढ़ा तो भोजन का मुख्य रूप से हुआ छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत का भी मुख्य पार्ट कौन सा है, इलियम के अंदर। और पानी का अवशोषण हमने पढ़ा कि बड़ी आंत का मुख्य काम होता है पानी का अवशोषण करना। तो जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन होता है या तो और कुछ, तो पानी का अवशोषण बंद कर देती है, तब हमें डायरिया या दस्त की जैसी स्थिति बन जाती है। तो आज के वीडियो में हमने अवशोषण को पूरी तरह से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वांगीकरण, और लास्ट जो बहिक्षेपण है उसको पढ़ेंगे अपन।